नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे? अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम। चलिए, तो बेटा आज से हम काव्य के पाठ को शुरू कर रहे हैं। तो काव्य के पाठ में हमारे 3 ही टॉपिक होते हैं, रस, छंद और अलंकार। ठीक है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया पीछे कोई भी, लेकिन हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोग उसे अच्छे से हल कर पाएं। नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपको देगा वो, है ना। चलो, तो जय श्री राम, सभी को प्रणाम, नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे प्यारे दोस्त, रस। तो बेटा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं अक्षय कुमार तुम भी अच्छे होगे, है ना। ठीक है बेटा। रस, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे दोस्तों आनंद। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी बात करते हैं तो हर बात में कुछ ना कुछ आपको फील होता है, महसूस होता है ना। अच्छी बात करते हैं, है ना। अच्छी बात करते हैं तो आपको उसमें कुछ मस्ती मजाक की कोई टॉपिक मिलता है तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है ना। तो बेटा रस वही होता है। रस ये जूस वाला नहीं है, ये रस होता है बेटा जो हमें फील होता है, महसूस होता है। तो लिखेंगे रस का, रस का शाब्दिक अर्थ अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। लिखें, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, सिंपल सी बिल्कुल परिभाषा। तो बच्चों आज हम काव्य खंड की शुरुआत कर रहे हैं और काव्य खंड में आपको पूरा आनंद लेना है ना। बिल्कुल। तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखिएगा। लिखें, काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने व सुनने में, काव्य को पढ़ने व सुनने में जिस जिस आनंद की, जिस आनंद की अनुभूति होती है, होती है उसे, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहा जाता है। उसे रस कहा जाता है। ठीक है बेटा। जैसे आप कोई भी बात पढ़ते हैं, कोई भी बात सुनते हैं, है ना, कोई अच्छी सी कहानी आ गई तो आपको एकदम ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा कि एक अलग अनुभूति होगी, खुशी का मन भी अच्छे से खुश होगा, प्रसन्न होगा। तो बेटा हर प्रकार का रस हमारे अंदर एक विराजमान होता है, लेकिन वो प्रकट कहाँ होता है वो हमें देखना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बात आपसे पूछी जाती है कि संस्कृत में रस कितने हैं। बेटा संस्कृत में यदि आपसे रस पूछे तो अभी भी नोट करके लिख लेना। हालांकि इस क्वेश्चन का आपके पेपर में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में रसों की संख्या 11 होती है। इस पॉइंट को बेटा आप लोग ध्यान रखना। कभी आपसे कोई पूछने लग जाए, कभी कोई क्वेश्चन कहीं मिलने लगे तो रसों की संख्या 11 होती है। लेकिन बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे
हिंदी में रसों की संख्या रसों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है बेटा? 9 होती है। हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, इसीलिए इनको नवरस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। इसीलिए इसीलिए इनको नवरस कहा जाता है। इसलिए इनको नवरस कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए इनको नवरस कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। और मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, रसों को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ये पॉइंट ही सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं। लिखेंगे, रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसलिए रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो यहां तक की बात प्यारे बच्चों आपको याद रहेगी। ठीक है, याद रहेगी बेटा। एक आचार्य हुए थे विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ हुए थे बेटा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था कि रस युक्त काव्य को ही, रस युक्त वाक्य को ही मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? काव्य कहते हैं। लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, अगला पॉइंट, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आपको याद रखना है, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार मेरे बच्चे लिखेंगे, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। यदि जिस वाक्य में रस नहीं है वो काव्य नहीं होता। लिख देंगे, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, कि भैया आचार्य विश्वनाथ जी ने यही बोला था कि जिस वाक्य में रस है तो वो काव्य है, अन्यथा जिसमें रस नहीं है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? काव्य की संज्ञा नहीं देंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, हमारे नौरस होते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। आरती गोस्वामी बेटा यहां ध्यान दो, ध्यान दीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 11 ही बतानी है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। यदि बच्चों आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए, कुल रसों की संख्या कितनी होती है, कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा आप 11 बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में रस होते हैं, तो 9 बताना। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहेगा, हिंदी में हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, क्वेश्चन मार्क। और आंसर आपको मिलेंगे, ए 11, बी 8, सी 9, डी 10। तो आप कौन सा आंसर लगाने के लिए तत्पर रहेंगे? कौन सा आंसर लगाओगे बताइए? बोलो बेटा, कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे, एक बार बताओ, बताइए प्यारे साथी। बोलो प्यारे बच्चों, एक बार आंसर कीजिएगा।
क्या बताएंगे आप लोग? काव्य का मतलब क्या है विशाल कुमार बेटा? काव्य का मतलब वो है जिसमें हम रस छंद अलंकार पढ़ते हैं, है ना, और जिसमें हम श्लोकों के माध्यम से सारी बातों को पढ़ते हैं, वो बेटा काव्य होता है, जिसे काव्य को हम पद कहते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी आंसर 9 लगाना बेटा, याद रखना, गलत मत कर देना, 11 मत लगा देना। ठीक है बच्चों, मैंने दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब मेरे दोस्त एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि थे बेटा जो इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं रस के, उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? तो आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, लिखेंगे आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है, 8 मानी गई है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार आचार्य भरत मुनि ने 8 मानी है, तो भाई कौन सा होगा? सर हिंदी में रस 9 है, संस्कृत में 11 है, कुल रस पूछे तो 11 है। वेरी गुड, यही ध्यान रखना। और बेटा आपसे पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो याद रखना आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ध्यान रखना आप लोग अच्छे से इस बात को। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा यहां पर कि मुझे ये बताओ, चलो 8 मानी गई है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भरत मुनि ने एक किसको नहीं माना? बेटा विकास कुमार यादव लुसेंट बेकार गलत बोली थी उस समय। अब ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने 11 माना है, 11 ही ध्यान रखना, ठीक है। उस समय माना था 13, लेकिन अब 11 ही मानती है वो, अब वर्तमान में अपडेट हुआ है। हाँ, तो लिख देंगे आचार्य भरत मुनि को, बेटा यहां पर वर्णमाला मत पढ़िएगा, यहां पर रस पढ़िएगा, ठीक है। आचार्य भरत मुनि को रसों का आदि प्रवर्तक माना है, आदि प्रवर्तक माना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आचार्य भरत मुनि को, कि नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ आदि प्रवर्तक कौन है रसों के, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन है? आचार्य भरत मुनि है, ठीक है भाई। बहुत छोटा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक ही पढ़ाऊंगा बेटा, फालतू चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चलो 8 माने इन्होंने रस, तो किस रस को इन्होंने शामिल नहीं किया? लिखेंगे आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, ग्रंथ का कोई नाम बताएगा मुझे बच्चा? ग्रंथ का कोई नाम बता सकता है भरत मुनि के? बोलो भाई, बोलो बेटा, कोई भी बच्चा आंसर दीजिएगा, कोई भी आंसर दो यार, जल्दी से बताओ। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ किसका नाम बताएंगे जब भी मैं आगे चलता हूं? बोलो भैया। बोलो बेटा, नहीं पता किसी को भी, नहीं बता रहा कोई भी, तो लिख देना आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में शांत रस को शामिल नहीं किया है, शांत रस को शामिल नहीं किया है। अब तुम्हें आंसर मिल गया कि यार उन्होंने 8 किसको माना है? शामिल नहीं किया है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो अब बता देना गुरुजी ये सब कैसे याद रहेगा? पीयूष बेटा पढ़ना पड़ेगा, खाना खाना कैसे याद रहता है दिन में? भूख लगती है ना, तो ऐसे ही आपको पढ़ाई जब पढ़ोगे ना दिल से, तो ये चीज तब आपको ये भी याद रहेगा।
कोई दुनिया में बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, तो बेटा शांत रस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं साथ के साथ ही क्वेश्चन भी बता रहा हूं आपको कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका आंसर क्या आएगा वो आप बताएंगे, मानी गई है। ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा आपके सामने, और क्वेश्चन के आंसर आपको जो मिलेंगे वो भी ध्यान रखना। क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे ए बच्चों 9, बी आंसर आएगा मेरे बच्चों 10, सी आंसर आएगा प्यारे बच्चे आपके सामने 11, डी आंसर आएगा बेटा 8। तो आपका आंसर अब यहां पर क्लियर हो जाता है, ये चीज अब आपके दिमाग से नहीं निकलने वाली। ठीक है, कविता परिहार बिल्कुल बेटा, मधुरेश कुमार बहुत अच्छे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी। तो आप बताएंगे आंसर नंबर डी वाला कि जी 8 है आचार्य भरत मुनि के अनुसार, है ना। और संस्कृत में हालांकि संस्कृत से तो आपका लेना देना क्या है, लेकिन फिर भी पूछ ले क्योंकि आपकी आधी भाषा रही है वो, जिससे आपकी हिंदी का जन्म हुआ है। तो आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ संस्कृत में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आप 11 बताना। आपसे पूछा जाए हिंदी में रस कितने हैं, तो बेटा 9 बताना। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन आए कि कुल रस कितने हैं, तो 11 बताना। ये सारी बातें ध्यान रखना। इट्स ओके, डन, क्लियर। याद रखना बेटा, बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रहा हूं जो आपको याद ना रहे, आपको परेशान करे। ठीक है मेरे दोस्त, वेरी गुड। हाँ, और फिर एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछेगा कि हमें यह बताओ शांत रस भरत मुनि ने तो माना नहीं है, शांत रस की फिर खोज किसने की थी? तो लिख देंगे बेटा शांत रस की खोज करने वाले, शांत रस की खोज करने वाले हिंदी विद्वान का नाम, शांत रस की खोज करने वाले हिंदी विद्वान का नाम क्या है बेटा? बता सकता है कोई बच्चा? मुझे कोई बच्चा बता सकता है? ये बताओ। तो याद रखना कि शांत रस की खोज करने वाले हिंदी विद्वान का नाम अभिनव गुप्त था। ठीक है, उदय भट्ट नहीं बेटा, धनंजय गलत हो जाएगा। कौन था बेटा, क्या नाम था? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त थे बेटा हिंदी विद्वान जिन्होंने शांत रस की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपका यहां क्लियर कर दिया कि चलो भरत मुनि ने 8 माने हैं, लेकिन हमारी हिंदी में 9 रस हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए इस शांत रस को किसने जोड़ा, इसकी खोज किसने की थी? तो आप बता देना कि भैया अभिनव गुप्त ने इसकी खोज की थी। ये आंसर आपका यहां से क्लियर हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, और क्वेश्चन पूछा जाए, जो बच्चा वो आंसर दे रहा है, बेटा धनंजय जादव, मैं आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर करता हूं। आपने कहा है जी उदय भट्ट ने की थी, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं नौवें रस को प्रतिस्थापन किया था उदय भट्ट जी ने। ये अब समझ में आ गई बात? इस पॉइंट को भी मैं आपका लिख देता हूं, लिख देंगे। शांत रस को प्रतिस्थापन करने वाले, शांत रस का प्रतिस्थापन जो उठा करके रखा कि हाँ जी ये भी हिंदी में माना जाएगा और ये इसका भी वरीयता रहेगी नौवें रस के रूप में। प्रतिस्थापन करने वाले हिंदी विद्वान नाम क्या है बेटा? हिंदी विद्वान कौन है वो? उदय भट्ट। ठीक है, हाँ अभिनव बेटा, अभी अभिनव का नाम आप सुन लेंगे जब पढ़ेंगे, है ना। आज तो सुन लिया आपने, अब से पहले रस भी पढ़ा होगा, तो लेकिन रस में आपने ये सारी बातें भी ना पढ़ी हो मुझे लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा किसने की थी? उदय भट्ट ने। ठीक है भाई, अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इस चीज का आपको अच्छे से वो करना है। खोज तो करी थी अभिनव गुप्त ने, लेकिन इसको जो 9वां स्थान दिया वो मेरे बच्चों किसने दिया? उदय भट्ट जी ने। तो यहां पर आपका ये आंसर भी क्लियर हो जाता है। अब दोनों आंसर आपको कभी भी देने में दिक्कत नहीं आएगी। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ शांत रस को किसने खोजा था, वो तो था ही नहीं,
भरत मुनि ने तो बताया ही नहीं है, तो आप कहना है वो तो अभिनव गुप्त ने खोजा था। फिर आप कहेंगे इसको प्रतिस्थापन किसने किया, इसको स्थापित किसने किया, फिर नौवा रस बनाया, तो आप कहेंगे उदय भट्ट ने बनाया। तो यहां से आपका आंसर दोनों क्लियर हो जाते हैं। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है भाई, बताइए, बोलो भैया, क्लियर है? यहां तक बात आपकी अच्छे से स्पष्ट हो जाती है? चलो अब कोई पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट और लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त मैंने बोला आपके सामने कि ये बताओ मुझे आप लोग, हाँ ये बताओ मुझे आप लोग कि हमारे रस तो 9 है, स्थाई भाव कितने हैं? तो बेटा स्थाई भाव की संख्या जितने रस उसने स्थाई भाव, तो स्थाई भाव भी हमारे 9 ही हैं, याद रखना। ठीक है, तो लिख देंगे रसों के स्थाई भावों की संख्या, रसों के स्थाई भावों की संख्या, की संख्या 9 है। ठीक है बेटा, कितनी है? 9 है। तो यहां तक आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि स्थायी भाव कैसे होते हैं, वो हमारे अंदर विराजमान होते हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही वो जागने लग जाते हैं। मोहित कुमार पारीक, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसमें समझने के लिए अभी बात ही क्या हुई है, इसमें समझना थोड़ी है, इसमें तो याद करने वाली बात है कि 9 रस हैं हमारे, कौन कौन से रस हैं, किसने इनको 8 माना, किसी ने 9वें रस को जोड़ा, ये सारी बातें समझनी है, अब बात याद करनी है। बोलो, कोर्स अभी परचेज किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मोहित? बेटा मोहित टेंशन नहीं लेना, शुरू से पढ़ना शुरू कर दो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो अभी से? अब भाई तुमने जब कोर्स लेट लिया है, अब कोर्स पूरे होने की तरफ चल रहा है, अब तुम्हें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आएगा? अभी दिक्कत क्यों मान रहे हो? पेपर डिसाइड थोड़ी हो गया अभी, पेपर का तो समय है बेटा अभी, आप परेशान क्यों हैं? मोहित परेशान नहीं होना भाई, ठीक है? बताओ भाई, स्पष्ट है? आइएगा, अब प्यारे साथी अगले तरफ चलते हैं हम लोग। अब एक तरफ मैं रस लिखूंगा और एक तरफ मेरे बच्चों उसका स्थाई भाव, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, मैं एक तरफ लिखा रस और आगे इसका स्थाई भाव, स्थाई भाव, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमारा कौन सा रस आता है बेटा, बताओ मोहित, बताओ भाई, टेंशन नहीं लेना बच्चे। सबसे पहले आएगा हमारा श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? प्रेम होता है मेरे बच्चे। बेटा एग्जाम पास कहाँ आ गया? कोई एग्जाम अभी क्लियर थोड़ी है, कहाँ है अभी एग्जाम? क्यों टेंशन ले रहे हो यार? एग्जाम अभी किसी को नहीं पता, आपसे जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता एग्जाम, तो भी मुझे भी नहीं पता कब है, डेट अभी आई नहीं एग्जाम की आपकी, ठीक है? तो स्थाई भाव क्या होता है मेरे दोस्त? स्थाई भाव होता है बेटा इसका रति। रति का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? प्रेम। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि स्थाई भाव के कितने भेद होते हैं? स्थाई भाव, सॉरी, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है? श्रृंगार रस के बेटा 2 भेद हैं, कितने भेद? 2 भेद, यहीं पढ़ा देता हूं उनको। अब 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो होता है मेरे बच्चों संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक होता है मेरे बच्चों वियोग श्रृंगार, है ना? बात समझ में आ गई? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कौन सा होता है? जहां पर मिलन होता है ना, वहां संयोग होता है मेरे दोस्त। और जहां पर 2 आत्माएं बिछड़ती हैं, है ना, तो मेरे प्यारे साथी वहां क्या होता है? वहां वियोग होता है, दुख होता है, ठीक है? तो लिखेंगे, जहां पर, यहीं पर लिख देता हूं, जहां पर मिलन होता है, जहां पर मिलन होता है, वहां पर होता है बेटा संयोग, संयोग श्रृंगार, ठीक है? नंबर 2 मेरे दोस्त,
जहां पर बिछड़ते हैं, बिछड़ते हैं, वहां होता है बेटा वियोग, मतलब दुख। ठीक है, यहां तो बेटा हर्ष होता है, खुशी होती है, प्रेम होता है, और यहां बेटा दुख होता है। ठीक है ना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कभी एग्जामिनर पूछ ले या कोई भी आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि जो रस होते हैं हमारे, श्रृंगार रस है, अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, इसमें प्रधान कौन सा होता है, संयोग या वियोग? तो आपका आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा रस, यहां पर जो रस उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? वियोग होगा। तो याद रखना, प्रधान रस की संज्ञा वियोग श्रृंगार को दी जाती है, ना कि संयोग श्रृंगार को। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गलत मत कर देना। तो नोट करके लिख देना, वियोग श्रृंगार प्रधान होता है। लिखेंगे इन दोनों में, इन दोनों में वियोग श्रृंगार प्रधान होता है। वियोग श्रृंगार प्रधान होता है। ठीक है, तो मेरे बेटा इसे विशेष करके याद रखना। और प्यारे बच्चों लिख देना, इस रस को रसराज भी कहा जाता है। लिख देंगे, श्रृंगार रस को श्रृंगार रस को रसराज, रसराज कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि ये रसों का राजा होता है। क्योंकि यह रस रसों का राजा होता है। ठीक है बेटा, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये रसों का राजा होता है इसलिए इसको रसराज कहा जाता है। मेरे प्यारे साथी, इस बात को अच्छे से याद रखना, अच्छे से ध्यान रखना, अपने दिमाग में बसाए रखना। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। और लिख देना बेटा, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में ही प्रयोग किया जाता है, ये भी लिख देता हूं। अब मैंने इसके बारे में जो भी मुख्य पॉइंट है वो सारे आपको बता दिए हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। लिखेंगे माधुर्य, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। ठीक है, माधुर्य गुण का भी प्रयोग कहां होता है? श्रृंगार रस में। ठीक है ना बच्चे, हाँ। वियोग श्रृंगार प्रधान होता है बेटा, रसराज तो श्रृंगार होता है, लेकिन प्रधान पूछा जाए दोनों में, संयोग और वियोग में से, तो मेरे दोस्त आपको क्या बताना है? श्रृंगार रस। ठीक है, ये बात आपसे सीधी सीधी बात पूछी जाती है बेटा, याद रखना अच्छे से। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम दूसरे रस की तरफ। दूसरा रस होता है मेरे दोस्त, जैसे मैंने कहा हास्य रस, है ना, तो हास्य रस, रस माने की, रस माने की अंदर से जो एक भाव निकलते हैं, किसी को देखकर हंसना, किसी पर प्रेम आना, किसी पर गुस्सा आना, है ना, ये रस है मेरे दोस्त। बेटा अगला लिखेंगे हास्य रस, है ना। दूसरा रस हो जाएगा बेटा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या है मेरे बच्चों? हास, या मेरे बच्चों हम कह सकते हैं जिसे देखकर आप हंसी आती है आपको, है ना। कोई जोकर टाइप आदमी जा रहा है तो आपको उसे देखकर हंसते हैं ना, तो उसे आपके अंदर से एक हंस आता है, हंसी आती है ना। नंबर तीसरा, तीसरा रस रखेंगे बेटा करुण रस। करुण माने तो जब किसी के साथ कोई दुख भरी घटना घट जाती है, जो आपके अंदर से एक दुख व्यक्त होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त दूसरा रस होता है बेटा करुण रस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें प्यारे साथी हमें मतलब एक प्रकार से शोक होता है, दुख होता है।
शोक, जहां पर बेटा हमें उसकी परिस्थिति को देखकर दुख होता है अंदर से, है ना, वहां करुण रस होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये बताओ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बेटा यही क्वेश्चन होते हैं अभी इसके, है ना, और एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो आगे आएगा मेरे बच्चों वीर रस। वीर रस कब आता है बेटा? जब आपके अंदर से एक बहादुरी जन्म लेती है, वीरता का भाव व्यक्त करते हैं आप लोग, है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे बच्चों? उत्साह, जिसे आप जोश कहते हैं। आपके अंदर जो जोश आता है, आपसे कहा कि तुम 1600 मीटर दौड़ ही नहीं पाओगे, तुमने कहा अच्छा क्यों नहीं दौड़ पाऊंगा, तुम कैसे कह सकते हो नहीं दौड़ सकता, मन का दौड़ के दिखा दो, तो तुमने कहा लीजिए अभी दौड़ता हूं। तुमने जूते वूते टाइट किए, कपड़े उतारे और हाफ निक्कर और बनियान में आकर बोले ली चल दौड़ता हूँ, लगाओ मेरे साथ मोटरसाइकिल, 5 मिनट 10 सेकेंड में मार दूंगा 1600 मीटर रेस को। तो आपके अंदर वो उत्साह वो जोश होगा, तभी तो आप करेंगे। तो मेरे बच्चों इसका होता है स्थायी भाव उत्साह, जिसे हम जोश कहते हैं, जोश। तो बेटा एक रसी तो है ही अंदर से, हमारे अंदर जन्म लेता है, पनपता है। रस कोई वो नहीं है कि ये गन्ने का रस या आम का रस नहीं है, ठीक है। आगे आता है मेरे बच्चों रौद्र रस। रौद्र, जब आपको कोई गाली दे देता है तो आपके अंदर जो गुस्सा होता है क्रोध वाला, उसे कहते हैं। बेटा हर्ष तिवारी, जब हमारे रस नो है तो स्थायी भाव भी नो ही होंगे। बोलो भाई, एकदम बेसिक सी बात है। जब हमारे रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी भाई 9 ही होंगे। रौद्र का क्या होता है बेटा? क्रोध, जिसे आप कहते हैं गुस्सा। एकदम आपको गुस्सा आता है अंदर से, कोई आपको गाली दे दे तो आपके अंदर एक गुस्सा आता है ना कि आज तो मैं इसको जान से मार दूंगा, इसने क्यों मुझसे ऐसे कही, मेरे से क्यों बोला, है ना। जैसे मेरे दोस्त वीर का, हम वीरता का उत्साह, वीरता के लिए एक उदाहरण महारानी लक्ष्मीबाई को बोल सकते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो बेटा वो वीरता का तो उसने बहुत वहां पर वो किया था प्रदर्शन। नंबर आता है मेरे बच्चों 6। ये होता है मेरे भाई भयानक रस। भयानक, अब भयानक रस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आज अकेले हैं, है ना, और आप जा रहे हैं रास्ते से निकलकर, और वहां रात में बियाबान जंगल है, कोई नहीं दिख रहा, जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, तो तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारे अंदर से भय पनपने लगेगा, कभी यार मुझे खाना ले, कभी मुझे कहीं पकड़ ना ले, है ना। अंगद यादव, सर मेरा मॉक टेस्ट में हिंदी में बस 20 में से 14 से 15 सही होता है ना। बेटा अंगद, ये देखा करो कि गलत कौन किसको हम कर रहे हैं, हमसे कौन सा क्वेश्चन गलत ज्यादा हो रहा है ना। समझे आप लोग, उसे ध्यान दीजिए। तो मेरे बच्चों, हाँ, तो भयानक रस, भयानक का बेटा जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, जिसे हम कहते हैं डर, जब डर लगता है अंदर से। आगे आता है नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। एक रस होता है बेटा विभत्स रस। विभत्स, विभत्स, और इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? जुगुप्सा। जुगुप्सा माने तो घृणा, जब आप गंदी कोई गंदी चीज देख करके आपके मन में अंदर से गंध पैदा होती है, आप उसे घृणा करने लगते हैं, है ना, तो बेटा उसे कहते हैं विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा, जिसे बच्चों हम घृणा कहते हैं, घृणा होना, ठीक है भाई, घृणा, ठीक है। हाँ, अब प्यारे बच्चों नंबर आता है बेटा अंतिम जो एक रस होता है हमारा, वो होता है अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत मतलब एकदम अलग हटकर, जो तुम एकदम अरे यार ये तो अद्भुत दृश्य है ना। तो मेरे भाई अद्भुत रस कैसे जानते हैं आप लोग? अद्भुत रस होता है बेटा विस्मय, जिसे हम कहते हैं आश्चर्य, एकदम अद्भुत। अद्भुत, जिसका मतलब होता है बेटा विस्मय, और इसका मतलब होता है आश्चर्य। आश्चर्य, ठीक है। तो भैया आपको ये ध्यान रखना है। अब नौवां जो भेद भरत मुनि के अनुसार, तो बेटा ये हमारे 8 रस हो जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार तो हमारे 8 रस ये हैं।
श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। अब एक नौवा रस जो होता है, जो आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना, ना ही उसका कोई विवरण दिया, ना अपनी नाट्य शास्त्र में उसे लिखा, ना जोड़ा। ठीक है, तो बेटा नौवा रस एक होता है हमारा शांत रस, और इसका स्थायी भाव जो होता है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है बेटा निर्वेद। क्या होता है मेरे बच्चों? निर्वेद, जिसमें आदमी वैराग्य कर बैठता है। निर्वेद, जिसमें बेटा हमें थोड़ा वैराग्य सा हो जाता है, हम चुप बैठ जाते हैं, है ना। शांत कब होते हैं आप? जब आपका कोई कार्य आपके मन के अनुसार नहीं होता, तो आप शांत हो जाते हैं कि यार क्या करें। ठीक है, समझे आप लोग? हाँ, अंगद बेटा लिखते हो, याद करते हो, बात तो सही है, लेकिन उस पर थोड़ा सा मनन किया करो कि आखिर गलती मेरे से क्यों हो रही है रोज। जब तक अपने आप को थोड़ा सा ये नहीं करोगे ना कि गलती आखिर क्यों हो रही है, यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, कहां पर मुझसे चूक हो जाती है, जब तक आप उसे पकड़ना शुरू नहीं करोगे तब तक भाई मजा नहीं आने का, है ना। तब तक ये दिक्कतें हमारे साथ बनी रहती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। हाँ, तो बेटा अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला जो वाक्य होता है, दो रस होते हैं मेरे बच्चे, और दो रस जिन्हें हम 11वें रसों में जोड़ते हैं, वो दो रस हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वात्सल्य रस, ठीक है ना, रौद्र, ठीक है। एक तो होता है बेटा वात्सल्य रस, जो अपने बच्चे के प्रति मां का प्रेम होता है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों 10वां नंबर होता है बेटा वात्सल्य, है ना। और एक होता है मेरे बच्चों नंबर 11, जो भगवान के प्रति एक भक्ति होती है। ये दो रस हमारे और हैं, लेकिन यहां तक 9 रस ही हमारे माने जाते हैं। ये दो रस बेटा हमारे जो बाद में हमने इनको शामिल किया है, एक तो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, एक हमारा अपने भगवान जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है प्यारे साथी। तो माँ का जो वात्सल्य रस है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है मेरे प्यारे साथी आपका वो स्नेह, जो माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती है, स्नेह वाला प्रेम, है ना। और ये भक्ति रस जो होता है, इसमें बेटा एक अनुराग होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुराग। ठीक है भाई, अनुराग प्रेम, भगवान के प्रति जो आप प्रेम की भावना जगाते हैं। तो ये हमारे 11 रस हैं, और 11 के 11 बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। कुल रस कितने हैं? 11। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। इनको बेटा ऐड तो कर लिया, लेकिन अभी इनको हम कुल में ही गिनते हैं, कुल, इनको हम कुल में गिनते हैं, मुख्य रसों में इनका कोई अभी आधार नहीं है। समझे आप लोग? बोले बच्चों? वेरी गुड, बोलो भाई। अब प्यारे बच्चे एक बात आती है कि ये बताइएगा, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक कि भाई ये बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के अंग कितने माने जाते हैं? बेटा हर्ष तिवारी, जो आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं, आप गलत पूछ रहे हैं। स्थायी भाव का कोई अंग नहीं होता, समझे आप लोग, रस के अंग होते हैं। आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, आप गलत कहीं जानकारी जुटा कर आए हैं, है ना। बेटा इस जानकारी को सही में बदलिएगा तिवारी जी, क्योंकि ये गलत जानकारी, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, उसका प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ये गलत है ना। आपको कहना चाहिए कि जी ये बताओ रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं मेरे दोस्त, स्थायी भाव के अंग 4 नहीं होते, है ना, याद रखो। चलो तो प्यारे साथी, यहां पर मैं आपके सामने बोलता हूं रस के अंग, या फिर लिखेंगे, आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के कितने अंग माने गए हैं, ऐसे लिखो, लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र
शुक्ल जी के अनुसार, जी के अनुसार, अनुसार रस के अंग, रस के अंगों की संख्या, अंगों की संख्या 4 होती है। रस के अंगों की संख्या 4 होती है। ठीक है बेटा, कितनी होती है? 4 होती है। ये क्वेश्चन आपका होता है हर्ष तिवारी जी, आप जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, बेटा बेबुनियाद क्वेश्चन पूछ के भी आपने 4 बार उसको टाइप किया, जो गलत है ना। रस के अंगों की संख्या, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रस के अंगों की संख्या पूछे तो बेटा 4 आंसर लगा देना। और वो 4 कौन कौन से होते हैं? वो 4 होते हैं, नंबर 1 मेरे बच्चे स्थाई भाव, स्थाई भाव। नंबर 2 प्यारे बच्चों विभाव। नंबर तीसरा होता है मेरे बच्चे अनुभाव, है ना, अनुभाव। और नंबर 4 होता है बेटा संचारी भाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। थोड़ा थोड़ा याद था, अच्छा कोई बात नहीं। तुमने ये मतलब तुमने थोड़ा सा सब्र नहीं किया, हर्ष तिवारी जी तुमने थोड़ा सा सब्र नहीं किया। आपका आंसर ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो आते हैं आगे। तो बेटा ये बात आपको ध्यान रहेगी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, तो बेटा आपसे पूछा जाए स्थाई भाव कितने होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया 9 होते हैं। विभाव की संख्या आपसे पूछी जाए तो 2 होते हैं, है ना। स्थाई भाव तो मैं 9 के 9 आपको पढ़ाकर आ चुका हूं। और बेटा विभाव आपसे पूछा जाए तो मेरे बच्चों एक तो होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, ठीक है। और एक होता है मेरे बेटा उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब होते हैं ये अनुभाव की संख्या, आपसे पूछ ली। अनुभाव जो होते हैं वो 8 होते हैं। कैसे कैसे? मान लीजिए जब आपको कोई डर लगता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, है ना। और मान लो जब आप कोई बात पर झूठ बोलते हैं तो आपके होठ सूख जाते हैं, आपका स्वर भंग हो जाता है, आप बोल नहीं पाते, बोलना कुछ चाहते हो बोलते कुछ हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों वो आपके अनुभाव होते हैं, जिनकी संख्या आपको याद रखनी है ना। क्या रखनी है बेटा? हाँ। और वैसे नॉर्मल पूछे ना अनुभाव की संख्या, वैसे 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 होता है बेटा सात्विक, और 8 भी इसी में से निकल जाएगा। सात्विक में से ही एक बेटा आपके इसी में से 8 अंग बाहर निकलते हैं, 8 अंग, सात्विक में से 8 अंग बाहर आते हैं। और दूसरा लिखेंगे मेरे बच्चों वाचिक, वाचिक। यदि डीप ज्यादा पढ़ाऊं ना तो पहले अनुभाव 4 होंगे, सात्विक वाचिक। और मेरे दोस्त तीसरा होगा बेटा आहार्य, जो आपका आहार्य होगा, आहार्य। और चौथा होगा बेटा कायिक, जो आपके शरीर के मोमेंट से पता लगेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना। तो याद रखना अनुभाव जो होते हैं वैसे तो मूल तो 4 हैं, लेकिन सात्विक में से 8 अंग बाहर निकलते हैं, ये वाले जो मैंने सात्विक में से 8 अंग निकले हैं ना, ये वाले, ये तो आप लिख देना सात्विक अनुभाव के 8 अंग होते हैं। विशेष करके लिख देता हूं यहां पर, विशेष करके लिख देता हूं यहां पर बच्चों, सात्विक, सात्विक अनुभाव के, सात्विक अनुभाव के 8 अंग होते हैं, भाव के 8 अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं, जो आपको याद रखना है। मैं 8 के 8 अंग भी बेटा लिख देता हूं। देखो मैंने कहा एक तो होगा बेटा आपका क्या बोलते हैं स्वतंत्र, मतलब कि स्वत्र, स्वत्र समझे तो जिसमें आपकी ध्वनि बोलते बोलते रुक जाती है ना, उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? स्तंभ, स्तंभ।
दूसरा लिखेंगे प्यारे बच्चे श्वेत, जो पसीना छूटने लगता है। तीसरा होगा बेटा रोमांच, जो आपके अंदर से एक फीलिंग आने लगती है। चौथा होगा मेरे प्यारे बच्चे स्वर भंग, जो स्वर भंग हो जाते हैं। पांचवा लिखेंगे प्यारे बच्चे कंप, जब आप कांपने लगते हैं कोई गलती करके। और छठा होता है मेरे बच्चों वैवर्ण्य, वैवर्ण्य, ठीक है ना। और सातवां होता है जब आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अश्रु। और मेरे दोस्त आठवां जो भाव होता है वो होता है मेरे बच्चों, क्या बोले तो प्रलय, या प्रकंप कह देंगे, प्रलय, इस प्रकार। ठीक है, ये 8 अंग हमारे ऐसे होते हैं। अब स्थाई भाव की संख्या पूछी जाए, है ना, ये आपसे पूछे स्थाई भाव कितने हैं, तो मेरे दोस्त स्थाई भाव की संख्या भी याद रखना। स्थाई भाव की संख्या जो होती है वो मेरे बच्चे 33 होती है, 33। ठीक है ना, यहां तक की क्लास आज आपको याद रखनी है। इतना डीप जरूरी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक व्यवहारिक आपको बता दिया। ठीक है, आपके पेपर में इससे जुड़ा हुआ इतना डाउट नहीं, इतना डीप नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको समझाया है, तो फिर प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझना बनता है थोड़ा सा। ठीक है ना, हाँ ठीक है भैया। हाँ, तो बेटा आलंबन क्या होता है, जिसके द्वारा भाव व्यक्त होते हैं। आलंबन क्या होता है दोस्त, जिसके द्वारा भाव निकलते हैं, जिसके द्वारा भाव निकलते हैं। ठीक है, उद्दीपन होता है जिसके द्वारा भावों की गति होती है, गति बनती है। ठीक है भाई, तो बच्चों जिसके द्वारा भावों की गति बनती है, निकलने के लिए गति बनती है, जिसके द्वारा भाव व्यक्त होते हैं बाहर को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बेटा उद्दीपन के लिए, ये आलंबन के लिए। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो मेरे प्यारे साथी यहां तक की क्लास आज यहीं पर हम विराम करेंगे। कल इसके कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, वरना रस का यही टॉपिक है, इतना ही मुख्य टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी कुछ संबंधित एग्जाम्पल कल मैं आपको और दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बेटा कल फिर नेक्स्ट क्लास में। कल इसकी एक क्लास और रख लेंगे, उसमें कुछ हम मुख्य उदाहरणों को जोड़ करके समझ लेंगे। फिर प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, यही टॉपिक हमारा। ओके, नमस्ते, जय हिंद।